हेलो इंजीनियर्स। सो गाइज आप सभी का स्वागत है 24/7 के इस प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है रजत और आज इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर एनालिसिस करके बताऊंगा कि क्या रीज़न होता है कि जिसमें मैक्सिमम स्टूडेंट जो है एग्जामिनेशन से बाहर हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट होंगे जिन्होंने एक दो अटेम्प्ट दिए होंगे, बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट होंगे जिन्होंने 3 से 4 अटेम्प्ट दिए होंगे और इनफैक्ट प्री तक क्वालिफाई नहीं किया होगा। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूँ उन सभी एस्पिरेंट की जो एसएससी जे एग्जामिनेशन में या फिर जो भी इंजीनियरिंग के एग्जामिनेशन होते हैं वहाँ पे सफल नहीं हो पाते, उनका एग्जामिनेशन क्लियर नहीं होता है। और ये रेशियो अगर देखा जाए, सिलेक्शन का रेशियो देखा जाए तो बहुत कम होता है गाइज। अगर आपके एग्जामिनेशन में लगभग 10 लाख बच्चे फॉर्म भर रहे हैं तो उसमें आप देखोगे तो 2,500 से 2,000 के आसपास ही वैकेंसीज होती हैं। ऑलमोस्ट देखा जाए कि 6 से 8 लाख तक की फिलिंग होती है आपके एसएससी जेई के एग्जामिनेशन में, और वहां भी आपका सिलेक्शन देखोगे तो फाइनली 1200-1400 बच्चों का फाइनल सिलेक्शन होता है सीबीटी 1 और सीबीटी 2 क्लियर करने के बाद। तो लगभग लगभग ये जो 95 से 99% बच्चे जो फेल हो जाते हैं, 99.5, 99.6, लगभग लगभग इतने बच्चे जो फेल हो रहे हैं लाखों की संख्या में, क्या उनको अपनी स्टडी में कुछ चेंज करना होता है या फिर जो सेलेक्ट हुए हैं उन्होंने अपने स्टडी में, अपने पढ़ने के तरीके में कुछ छोटे छोटे बदलाव किए थे जिससे उनको सक्सेस मिली। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बहुत कम समय में सिलेक्शन ले लेते हैं, क्या उनका कुछ तरीका या उनका कुछ दिमाग अनोखा था? जी हाँ, उन्हीं सभी बातों पे आज इस पर्टिकुलर वीडियो में चर्चा करने वाला हूं और आप सभी को बहुत क्लियर कर दूं कि एवरेज बच्चे जो बिलो एवरेज होते हैं, एवरेज होते हैं, वो अपनी मेहनत और कंसिस्टेंसी के दम पे सिलेक्शन लेते हैं। ये अपने दिमाग में कभी थॉट मत लाना कि गॉड गिफ्टेड माइंड था इसलिए सेलेक्ट हो गया, मेरा नहीं है इसलिए मैं नहीं हो सकता हूँ। आपका दिमाग अगर आपको लगता है कि ज़्यादा मेहनत की रिक्वायरमेंट मांगता है, आपको पढ़ने में, रिवीजन करने में टाइम लगता है, समझने में टाइम लगता है, तो डेफिनेटली आपको टाइम देना पड़ेगा। आइए चलिए एक एक करके बात करते हैं इन सभी मुद्दों पे। कुछ जो मेजर रीज़न होते हैं ना, जो मुझे लगता है कि किसी भी एस्पिरेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसके रिजेक्शन के लिए, वो सारे रीजंस मैं वन बाय वन करके डिस्कस कर रहा हूँ। देखो, सबसे पहला रीजन, ज्यादातर बच्चे जो होते हैं ना अपनी पढ़ाई को बहुत सीरियसली लेते हैं स्टार्टिंग में, ठीक है, बहुत सीरियस वे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं, राइट। और लेकिन कभी कभी बीच बीच में ऐसा होता है कि आपको लगता है कि यार सिलेबस मेरा कंप्लीट नहीं हो पाया, है ना। सिलेबस कंप्लीशन का एक तरह से वो दिमाग बहाने ढूंढता है, सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया, मैंने 80% कंप्लीट किया, उसको नहीं देख रहा हूँ, लेकिन मेरा जो 20% या 5% छूट रहा है उसी को मैं बार बार देख रहा हूँ, पिन पॉइंट कर रहा हूँ, और उसकी वजह से मैं परेशान होकर अपनी पूरी प्रिपरेशन को साइड कर दिया, राइट। कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत मन लगा के पढ़ रहे हैं, जो टीचर पढ़ा रहे हैं उसको नोट कर रहे हैं, उसके बावजूद अगर देखा जाए तो जो टेस्ट देने जाते हैं हम, टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे हैं। अब ये तो तुम्हें डिसाइड करना होगा कि जिस टेस्ट को आप दे रहे हो, मॉक टेस्ट बोल रहे हो, उस टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो उसको इम्प्रूव करना है या फिर क्विट करना है। बहुत सारे बच्चे उससे भी डिमोटिवेट हो जाते हैं, सोचते हैं कि मेरे लिए नहीं बना हुआ है। और बिलीव मी गाइज, ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनके टेस्ट में मार्क्स बहुत लो आ रहे होंगे और उन्होंने फाइनल एग्जाम में अच्छा कर दिया। ऐसे भी बहुत सारे बच्चे होंगे जिनके टेस्ट में अच्छा परफॉर्मेंस होगा और फाइनल एग्जामिनेशन में सिलेक्शन नहीं हुआ। तो आपको अपने इम्प्रूवमेंट पे ध्यान देना है, अपने मार्क्स को नहीं देखना है। आपको इम्प्रूवमेंट पे जब ध्यान दोगे, आपको हर बार कुछ ना कुछ इम्प्रूव करना है। अगर इस ध्येय से उस टेस्ट को दोगे तो डेफिनेटली ईमानदारी से टेस्ट को दोगे और अपने में इम्प्रूवमेंट के लिए क्या क्या चीज़ें, कौन कौन से एरियाज में आपको लैग कर रहे हो, उन एरियाज को मजबूत करने की कोशिश करोगे। इस चीज़ पे आपको फोकस करना चाहिए। दूसरा है लैक ऑफ प्रॉपर रिविजन ऑफ सिलेबस आफ्टर कंप्लीशन। देखो, डेफिनेटली यार, सिलेबस कंप्लीट हम करते हैं, रिवीजन प्लानिंग हमारी नहीं होती है, राइट। सिलेबस कंप्लीशन के बाद रिवीजन तो होना ही होना चाहिए, सिलेबस कंप्लीशन के दौरान भी रिवीजन होना चाहिए। रिवीजन वर्ड इसलिए बना है ना कि सभी, जितने भी हम मनुष्य हैं, जितने भी प्राणी हैं, जितने भी लोग हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, उन सभी बच्चों की कहीं ना कहीं एक भूलने की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि किसी भी चीज को हम हमेशा उस सीरियसनेस से, उस कॉन्शियसनेस से नहीं पढ़ रहे होते हैं, ठीक, या फिर रिवाइज कर रहे होते हैं या फिर पढ़ना कह लो। तो उसमें रिवीजन की, टाइमली रिवीजन की जरूरत होती है, जिसमें फॉर्मूलेज, छोटे छोटे की पॉइंट्स, आपने वो सारी चीजों को शामिल करना होता है।
अगर रिवीजन का शेड्यूल प्रॉपर नहीं है, रिवीजन का शेड्यूल प्रॉपर का सिद्धांत मैं बहुत सिंपल सा बोल रहा हूँ कि आपने किसी चीज को अगर आज पढ़ा है तो 15 डेज के अंदर अगर आपने रिवाइज कर लिया, अगर 15 दिन के अंदर आप रिवाइज कर लिए, तो साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि स्टडी कहती है कि वो चीज आपके दिमाग में स्टोर हो जाएगी। ठीक, अगर रिवीजन नहीं किया, बहुत समय बाद किया, तो वो रिवीजन नहीं कहला रहा है, पूरी तरीके से वैनिश हो गई चीजें, उसको फिर से आप पढ़ रहे हो, वो पढ़ना कहलाएगा, उसमें आपको उतनी मेहनत करनी पड़ रही है। रिवीजन तो तब कहलाएगा जब वो आपके मतलब एक तरह से बोल सकते हो कि कैसे भी कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली आपको थोड़ी बहुत चीजें याद हैं, उसके बाद उसका रिवीजन कर रहे हो। आप अगेन पूरा पढ़ना ही स्टार्ट कर दोगे तो वो आपका रिवीजन नहीं कहलाता। जैसे आज सब्जेक्ट पढ़ लिया, 4 महीने बाद फिर उस सब्जेक्ट को छू रहे हो, तो वो रिवीजन नहीं है। रिवीजन प्लानिंग हमेशा 15 डेज की होनी चाहिए, मतलब जो चीज़ पढ़ा है उसको 15वें दिन पढ़ना है, उसको कैसे भी एडजस्ट करो, टाइम को एडजस्ट करो, टाइम को कम समय में रिवीजन करने की कला हासिल करो, ज़्यादा चीज़ों को पढ़ने की, वो सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन आपको ये काम करना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है, राइट। अब देखिए, many students do not pay attention to the syllabus, and instead of focusing on reading too many books or joining coaching institute। देखिए बिल्कुल सही बात है, बहुत सारे बच्चों का ऐसा फील होता है ना कि हम इस सर से पढ़ लेंगे तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, इस फलाने कोचिंग में चले जाएंगे तो ये मेरा सिलेक्शन करा देगा, ये 4 टीचर हैं, इन 4 टीचर के नोट्स ले लूंगा ना तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। वो बच्चे बस भागते रहते हैं इधर उधर। मैं आपको जेन्युइन एडवाइस दे रहा हूँ गाइज, आपको किसी भी टीचर का समझ में आ रहा है, किसी भी टीचर को फॉलो कर रहे हो, अगर उसकी पढ़ाई चीज़ें समझ में आ रही हैं और आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, तो ये इनफ होता है। उसके बाद आपको अपने अंदर सुधार करने की आवश्यकता होती है। यहाँ पे अननेसेसरी चीज़ों पे टाइम देने के अलावा सबसे पहला आपका अटेंशन होना चाहिए सिलेबस पे। हमें क्या करना है, अपने सिलेबस को कायदे से कंप्लीट करना है। सिलेबस में आने वाले हर पॉइंट की नॉलेज हमें होनी चाहिए। जितना टाइम पढ़ाई को देता हूँ, सिलेबस रिवीजन, सिलेबस को पढ़ना बार बार होना चाहिए। जैसे जब भी मैं पढ़ने जा रहा हूँ सॉइल मैकेनिक्स, जब भी मैं पढ़ने जा रहा हूँ बिल्डिंग मटेरियल, जब भी मैं पढ़ने जा रहा हूँ आरसीसी, फॉर एग्जाम्पल जब भी मैं पढ़ने जा रहा हूँ रीजनिंग, उसके सिलेबस को पहले देखूंगा, उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे, और पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने के बाद थोड़ा सा एक पैटर्न अपने दिमाग में बनाएंगे कि कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, सिलेबस का ऐसा कौन सा हिस्सा है जहां से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो इस पे थोड़ा सा ज्यादा आपको स्ट्रिक्ट रहना है और फोकस करना है, राइट। आगे कुछ सजेशन, और बहुत इंपॉर्टेंट सजेशन है आप सभी के लिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ यू मैनेज टू नो एग्जैक्टली व्हाट इज द सिलेबस एंड एनी हाउ कोरिलेट विद पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, योर हाफ प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप सभी के लिए मैं बोलना चाहूंगा। यही बच्चों को समझाते समझाते पूरा साल निकल जाता है। हर साल मैं एक बात बोलता हूँ कि गाइज, पीवाईक्यू जब सॉल्व करते हो ना, तो एक एनालाइजर अपने दिमाग में चलाया करो, या फिर उसके बाद कि आपका ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस पोर्शन से आया था। अगर मान लो आरसीसी एक सब्जेक्ट है, आरसीसी में कहीं से क्वेश्चन पूछा गया, तो आरसीसी में कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या बीम से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, आईएएस कोड से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, डिजाइनिंग के क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, तो मैं उन चीज़ों में ना उलझूं जो नहीं पूछा जा रहा है। ये बहुत जरूरी होता है ये एग्जामिन करना, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सिलेबस के साथ रिलेट करते हुए पढ़ना। सिलेबस से रिलेट करोगे यानी कि आपको पता चलेगा कि कहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। यहीं पे आपकी आधी समस्या खत्म हो जाती है। जो बड़ा सा सिलेबस लगता है ना समुद्र की तरह, वो सिलेबस बहुत छोटा हो जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। एंड डोंट ट्राई टू बी स्कॉलर इन एनी पर्टिकुलर बुक, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जो बच्चे 2-3 साल से एफर्ट डाल रहे होंगे ना, वो इस बात को समझ पा रहे होंगे। जैसे हमें लगता है ना कि मेरी आरसीसी बहुत स्ट्रांग है, आरसीसी में कहीं से भी क्वेश्चन दो मैं कर लूँगा, लेकिन मैं 3 साल से तैयारी कर रहा हूँ। गाइज, क्यों कर रहे हो तैयारी? तैयारी करके सफलता क्यों नहीं ले रहे हो, सिलेक्शन क्यों नहीं ले रहे हो? क्या यही रीज़न है कि हमारा जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है मैं उसको इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया हूँ, बार बार वही पढ़ता हूँ, जब भी पढ़ने का मन करता है उसी सब्जेक्ट को पकड़ लेता हूँ, और जो वीक सब्जेक्ट है उसको एकदम साइड में कर दिया हूँ, कभी पढ़ता ही नहीं हूँ, हमेशा इग्नोर करता चलता हूँ? तो ऐसे 2-3 सब्जेक्ट आप सभी एस्पिरेंट जो इस वीडियो को देख रहे हैं सबके नज़र में होंगे, जिसको आप हमेशा देखते होगे और देख के लगता होगा पढ़ना है, लेकिन पढ़ते नहीं होगे। रिवीजन टाइम पे आप दूसरे सब्जेक्ट को पकड़ के सोचते होगे कि ये आसान है, इसको पहले फटाफट कंप्लीट करके
बोझ हल्का कर लेता हूँ कि एक सब्जेक्ट, ऐसा नहीं करना है। आपको हर सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट में स्कॉलर नहीं बनना है, बहुत तुरम खा जिसको बोलते हैं ना, बन के कुछ मिलने वाला नहीं है। हर सब्जेक्ट से क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल, बैलेंस्ड पेपर आ रहे हैं, तो हर चीज़ को आपको प्रॉपरली रीड करना है। किसी भी एक ही सब्जेक्ट को पकड़ के या 4 सब्जेक्ट को पकड़ के उसी से काम चलने वाला है नहीं। जेन्युइनली बोल रहा हूँ, चाहे बिल्डिंग मटेरियल की बात कर रहा हूँ, सिविल इंजीनियर्स की बात करूँ तो, चाहे आपकी रीजनिंग की बात हो नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट में, या फिर आपका कोई भी पोर्शन हो, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग हो, सीपीएम एंड पॉट हो, सबको थोड़ा थोड़ा पढ़ना है और सब में एवरेज बनना है। एवरेज बन गए सब में, आप सिलेक्शन ले लोगे। ठीक, तो ये काम आपको करना है गाइज, जो मैंने आपको बताया। चूंकि एसएससी जेई आने वाला है, ये सजेशन बहुत ज़रूरी था आप सभी के लिए, इसलिए मैंने ये सारी बातें आपको बताई। आई होप आपको अच्छी लगी होंगी। साथ ही साथ क्लासेस जो बच्चे कर रहे हैं, क्लासेस में थोड़ी सी सीरियसनेस और लाओ। जैसे एग्जामिनेशन करीब होता है ना, ये 3 महीने आपके सिलेक्शन को डिसाइड कर देंगे। भले ही आपने साल भर कुछ भी किया हो, ये 3 महीने आपको निर्धारित कर देंगे कि आपका प्री निकलेगा कि नहीं। इस 3 महीने में जी जान लगा दो यार। जो पढ़ाया जा रहा है सिलेक्टेड, देखो टीचर्स तो मेहनत करते हैं, जैसे मैं अपनी बताऊं, सिविल इंजीनियरिंग पढ़ाता हूं, मैं बहुत मेहनत करता हूं आप लोगों को पढ़ाने के लिए। कंटेंट कितना स्पेसिफिक होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए। जो सिलेबस में अब नहीं आ रहा है उसको मैं पढ़ाता भी नहीं हूँ, हटा देता हूँ। अननेसेसरी बर्डन आपके क्रिएट ना हो, वो कंटेंट पढ़ो जो आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी है। उस कंटेंट को आप पढ़ोगे और उससे क्वेश्चंस लगाओगे तो आपके क्वेश्चंस भी सॉल्व होंगे, आप पे बोझ नहीं आएगा। और उन सभी एस्पिरेंट को जो किसी ना किसी बैचेज में जुड़े हुए हैं, जैसे कि अगर आपकी ब्रांच सिविल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, आप सभी के पास ये महापैक होना चाहिए। क्यों बोल रहा हूँ होना चाहिए, क्योंकि एसएससी जेई और आरआरबी जेई, दो एग्जामिनेशन तो आपके होने हैं 2024 में, और ये दोनों एग्जामिनेशन की कंप्लीट प्रिपरेशन इन बैचेस में मिल जाता है। जैसे सिविल इंजीनियरिंग का महापैक कोई सिविल इंजीनियर है तो लेगा, तो उसमें एसएससी जेई की क्लासेस, आरआरबी जेई की क्लासेस और जितने भी एई जेई की क्लासेस होती हैं, उनके टेस्ट सीरीज, उनके ई बुक, हर चीज़ मिल जाती है और बहुत ही कम प्राइस में। राइट, 2 साल के लिए ये वैलिड मिल रहा है, 1 साल के साथ 1 साल का ऑफर मिल रहा है आप सभी को। डिस्काउंट कोड यहाँ पे लिखा हुआ है एक Y293, इसको यूज़ करेंगे ADA24/7 एप्लीकेशन को डाउनलोड करके, तो वहाँ पे आपको एई जेई एग्जाम्स के सेगमेंट में ये तीनों ही बैच मिल जाते हैं। इसको ज्वाइन करना है आपको, सारी चीज़ें इसमें मिल जाएंगी, कुछ भी आपको बचेगा नहीं। बस मैक्सिमम डिस्काउंट या मिनिमम प्राइस में ज्वाइन करने के लिए डिस्काउंट कूपन कोड याद रखना, वहाँ पे आपको ये टाइप करना पड़ेगा, तो इसको याद रखिएगा। और ये एसएससी जेई का नया फाउंडेशन बैच है जो कि इसके अंदर इंक्लूड है महापैक में। इसी तरीके से मैकेनिकल वालों के लिए मैकेनिकल का एसएससी जेई का बैच इसमें इंक्लूड होगा, और आरआरबी जेई का भी बैच नया वाला इसमें इंक्लूड होगा। इन बैचेस को अलग से भी ज्वाइन कर सकते हो अगर चाहो केवल एसएससी जेई ही पढ़ना है, लेकिन मैं सजेस्ट ये करूँगा कि आप महापैक के साथ जाएं ताकि उसमें आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। थैंक यू सो मच। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए मोटिवेशन का काम करेगी, आपको ज़रूर गाइड करेगी कि अपनी प्रिपरेशन जर्नी को आगे कैसे लेके जाना है। इसी उम्मीद के साथ आज की वीडियो को एंड करता हूँ। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग गाइज। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।